गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर सेकंड बैंकिंग विधि एवं व्यवहार, इसमें हम अधिनियम के मुख्य प्रावधान पढ़ रहे थे और आज हम इसमें आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ दी बैंक्स, यानी कि बैंकों का प्रबंध किस प्रकार से है, यानी कि प्रबंध व्यवस्था उनकी किस प्रकार से है। फर्स्ट हम लेते हैं संचालक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अधिनियम की धारा 10 के अनुसार कोई भी बैंकिंग कंपनी अपने प्रबंध संचालन के लिए ऐसे व्यक्तियों को संचालक के रूप में नियुक्त नहीं कर सकती जो किसी अन्य कंपनी का संचालक हो, उसको नहीं लेगी। जो दिवालिया हो उसको नहीं लेगी। जो फौजदारी मामलों में जेल जा चुके हो उनको भी नहीं लेगी। इसके अलावा जो अन्य व्यवसाय में संलग्न हो उनको भी नहीं लेगी। यानी कि धारा 10 के अनुसार ये कार्य करने वाले या ऐसे व्यक्तियों को संचालक के तौर पर बैंक में नियुक्त नहीं किया जा सकता। इसके अलावा धारा 16 के अनुसार ऐसे व्यक्ति को भी संचालक नहीं बनाया जा सकता जो कि अन्य बैंक का संचालक हो। धारा 10A के अनुसार किसी भी कंपनी में, बैंकिंग कंपनी में कम से कम 51% ऐसे संचालक हो जो कि लेखा शास्त्र, कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, लघु उद्योगों के ज्ञाता हो। यानी कि उस कंपनी के संचालकों का 51% भाग इन विषयों के संबंधित ज्ञाता व्यक्ति होंगे और अन्य ऐसे विषयों के जो कि रिजर्व बैंक की राय में बैंकिंग कंपनी के लिए उपयोगी हो। इनमें से एक या अधिक विषयों का ज्ञान इन व्यक्तियों को होना चाहिए। इसके अलावा कम से कम 2 संचालक ऐसे होंगे जिन्हें कृषि, ग्रामीण व्यवस्था, सहकारिता एवं लघु उद्योगों का व्यवहारिक अनुभव हो और उनका उद्योग, व्यापार, वाणिज्य से संबंधित संस्थाओं में या कंपनियों में सार्वजनिक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को सेलेक्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन और प्रेसिडेंट, यानी कि अध्यक्ष की नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी। अध्यक्ष की नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी। अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन और प्रेसिडेंट। प्रत्येक बैंकिंग कंपनी के लिए यह आवश्यक है कि उसमें पूर्णकालिक अध्यक्ष हो और अध्यक्ष का कार्यकाल कौन नियुक्त करता है? संचालक मंडल, जो कि 5 वर्ष का से अधिक का नहीं हो सकता, यानी कि 5 वर्ष से कम का भी हो सकता है। यह डिसीजन संचालक मंडल लेंगे और संचालक मंडल यदि चाह रहा है, ये मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यदि चाह रहा है तो दोबारा नियुक्ति भी की जा सकती है। अब इसके लिए भी कुछ अयोग्यताएं हैं कि किन व्यक्तियों को प्रेसिडेंट या चेयरमैन नहीं बनाया जा सकता। यानी कि बैंकिंग कंपनी की सहायक कंपनी तथा पंजीकृत धर्मार्थ कंपनी को छोड़कर अन्य कंपनियों के संचालक को अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता। व्यापार, व्यवसाय, उद्योग में संलग्न फर्म के साझेदार या उसके स्वामी को नहीं बनाया जा सकता। कंपनी या फर्म में सार्वजनिक हित रखने वाले व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता। व्यवसाय एवं पेशे में संलग्न व्यक्ति और व्यापारिक, वाणिज्यिक और औद्योगिक संस्था के संचालक अथवा प्रबंधक को प्रेसिडेंट नहीं नियुक्त किया जा सकता। अब नियोजन पर प्रतिबंध एवं रोक, प्रोहिबिशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन एम्प्लॉयमेंट। बैंकिंग अधिनियम की धारा 10 के प्रावधान के अनुसार बैंकिंग कंपनी प्रबंध के लिए प्रबंध अभिकर्ता की नियुक्ति नहीं कर सकती। किसी ऐसे व्यक्ति को नियोजन में नहीं रखेगी या नियुक्त नहीं करेगी जो कि दिवालिया हो गया हो या पहले से दिवालिया रहा हो या जिसने अपने लेनदारों को भुगतान करना बंद कर दिया गया हो या फिर चारित्रिक या आपराधिक मामले में दंडित हो चुका हो, जिसका पारिश्रमिक आरबीआई की दृष्टि में ज़्यादा हो
या जिसका पारिश्रमिक और उसका भाग या कमीशन अथवा कंपनी के लाभों के हिस्से के रूप में हो। ऐसे या फिर ऐसा व्यक्ति जो अन्य कंपनी में संचालक या अन्य व्यवसाय या पेशे में संलग्न हो, ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त नहीं कर सकती। इसके अलावा बैंकिंग कंपनी के लिए अपने अध्यक्ष, प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक एवं मुख्य कार्यकारी की नियुक्ति पद से हटाने, पुनर्नियुक्त करने से पूर्व रिजर्व बैंक से लिखित में अनुमति बैंकिंग कंपनी को प्राप्त करनी होगी। और धारा 36A के अनुसार रिजर्व बैंक सार्वजनिक हित में किसी भी बैंक के उच्चाधिकारी को हटा सकता है, धारा 36A के अनुसार 36A। इसके अलावा 36B के अनुसार किसी बैंक की प्रबंध व्यवस्था में सुधार लाने के लिए भी अतिरिक्त संचालकों यानी कि अधिकतम 5 की नियुक्ति कर दी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। प्रदत्त पूंजी एवं रक्षित कोष, यह धारा 11 के अनुसार है। भारत में पूंजी का अभाव व्यापार में पूंजी का अभाव घातक है, विशेषतः बैंकिंग व्यवसाय में। क्यों? क्योंकि यहाँ तो बेस ही यही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अधिनियम 1949 की धारा 11 के अनुसार बैंकों के न्यूनतम पूंजी संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया। न्यूनतम पूंजी निश्चित करते समय भौगोलिक कार्यक्षेत्र, बैंक की स्थापना का स्थान व बैंक के ग्राहकों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया। इस संबंध में प्रावधान 2 पार्ट्स में बांटे गए हैं। फर्स्ट, भारत में सम्मिलित कंपनियों के लिए, कौन सी? बैंकिंग कंपनियों के लिए। और सेकंड, भारत के बाहर सम्मिलित बैंक्स के लिए। तो इसको भी हम 4 पार्ट्स में ऐसे समझते हैं। यदि बैंकिंग कंपनी के व्यापारिक कार्यालय एक से अधिक राज्यों में है, तब उनकी प्रदत्त पूंजी एवं संचित कोषों का योग 5 लाख रुपए होने चाहिए। किंतु एक से अधिक राज्यों में कलकत्ता और मुंबई इंक्लूड नहीं होना चाहिए। यानी कि इन 2 राज्यों को छोड़ करके यदि अन्य राज्यों में कार्यालय हैं तो उनकी प्रदत्त पूंजी एवं संचित कोषों का योग न्यूनतम 5 लाख रुपए होना चाहिए। अब यदि बैंकिंग कंपनी के कार्यालय एक से अधिक राज्यों में है और कलकत्ता और मुंबई में है, या कलकत्ता में है या मुंबई में है, अथवा दोनों में है, तब उनकी प्रदत्त पूंजी एवं संचय कोषों का योग न्यूनतम 10 लाख रुपए होगा। इसके अलावा यदि बैंकिंग कंपनी के समस्त कार्यालय एक ही राज्य में हो लेकिन कलकत्ता और मुंबई में नहीं है, यानी कि राजस्थान में है या जम्मू कश्मीर में है या यूपी में है, कहीं भी हो लेकिन एक ही स्टेट में हो, तो मुख्य कार्यालय के लिए तो 1 लाख रुपए न्यूनतम प्रदत्त पूंजी एवं संचय कोष, तथा मुख्य व्यापारिक कार्यालय के जिले में स्थापित प्रत्येक शाखा के लिए 10,000। जैसे राजस्थान में मान लो मुख्य कार्यालय जयपुर में है तो फिर वहाँ पर हमें 1 लाख रुपए होने चाहिए। और जिले में जयपुर में प्रत्येक शाखा पर, यानी कि जैसे जयपुर का हम एग्जाम्पल समझे कि झूटवाड़ा और सांगानेर, मानसरोवर, मुरलीपुरा, ये ऐसी बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, ऐसे कई जगह पे अगर शाखाएं हैं तो फिर वहाँ के लिए 10,000। लेकिन यदि अन्य जिलों में है, जैसे टोंक में हो गई इसकी शाखा, तो उसके लिए 25,000 रुपये होने चाहिए। और यदि केवल एक ही स्थान पर व्यापारिक कार्यालय हो, जैसे राजस्थान में मान लो टोंक में हो, कोटा में हो, जयपुर में हो, कहीं भी हो, लेकिन सिर्फ एक हो, तो फिर वहाँ पर प्रदत्त पूंजी एवं संचय का कोष 50,000 रुपये होना चाहिए। अब यदि कार्यालय एक राज्य में हो और वो मुंबई में हो, यानी कि या तो मुंबई में हो या कलकत्ता में हो, लेकिन सिर्फ एक राज्य में हो, तो व्यापारिक कार्यालय के लिए यदि एक या अधिक कार्यालय हैं तो फिर 5 लाख रुपए, और अन्य स्थान पर हैं तो 25,000 रुपये। यानी कि एक या अधिक कार्यालय मुंबई या कलकत्ता में है तो 5 लाख और अन्य स्थान पर है तो 25,000 रुपये। किसको? मुंबई व कलकत्ता को छोड़कर।
अन्य स्थान पर 25,000 रुपये। आगे बात करते हैं भारत के बाहर सम्मिलित बैंक्स के लिए, यानी कि इसमें दो पार्ट्स में हम समझे कि मुंबई कलकत्ता शहर या तो इन दोनों में से एक या दोनों में ही इसका कार्यालय हो भारत के बाहर वाले बैंक का, तो उसके लिए 20 लाख रुपए प्रदत्त पूंजी पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स संचय कोष का टोटल होना चाहिए। और यदि दोनों के अलावा यानी कि मुंबई और कलकत्ता के अलावा अन्य जगह पर कार्यालय है, जैसे जयपुर में हो गया या यूपी के किसी भोपाल में या इंदौर में, मध्य प्रदेश के, मतलब मैंने उल्टा बोल दिया, एमपी के भोपाल में हो और या फिर इंदौर में हो और यूपी में कहीं मुजफ्फरनगर ईटीसी जगह पर हो, तो फिर इसका 15 लाख रुपए होना चाहिए। क्या? प्रदत्त पूंजी एवं संचय कोष। आगे बढ़ते हैं। अधिकृत, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी में अनुपात, रेशियो बिटवीन ऑथराइज्ड एंड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। धारा 12 के अनुसार अधिकृत, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी में रेशियो कितना होना चाहिए? 4:2:1। इसका आशय क्या हुआ कि अभिदत्त जो पूंजी है, ऑथराइज्ड जो कैपिटल है कि कम से कम 50%, अभिदत्त पूंजी जो है वो अधिकृत पूंजी की, अभिदत्त कौन सी हुई? सब्सक्राइब्ड जो कैपिटल है वो ऑथराइज्ड कैपिटल की 50% होनी चाहिए, और जो पेड अप कैपिटल है वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल की 50%, 50% होनी चाहिए। यदि भविष्य में बैंकिंग कंपनी अपनी अधिकृत पूंजी बढ़ाती है तो आरबीआई द्वारा निर्धारित अवधि यानी कि अधिकतम 2 वर्ष में अपनी अभिदत्त व प्रदत्त पूंजी का भी समायोजन करना होगा, क्योंकि रेशियो यह होना चाहिए। अब बात करते हैं मताधिकार, वोटिंग राइट्स। धारा 12:4 के अनुसार बैंक कंपनी पूंजी एकत्रित करने के लिए समता अंशों का निर्गमन कर सकते हैं। इस अधिनियम की धारा 12:4 के अनुसार प्रत्येक अंशधारी को पूंजी के अनुपात में मत देने का अधिकार है, लेकिन यह कुल मतदान के 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 1 फरवरी 1994 1 फरवरी 1994 से पहले यह टोटल राइट्स इसका जो था वो 1% ही था, लेकिन इसके बाद यह बढ़ा दिया गया और इससे निजी क्षेत्र के बढ़ने की संभावनाएं भी अधिक हो गई। अब बात करते हैं लाभांश वितरण पर प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शंस ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। धारा 15 के अनुसार 15 के अनुसार बैंकिंग कंपनी के लिए यह आवश्यक है कि वो लाभांश वितरण से पूर्व अपने सभी व्यय एवं हानियों की व्यवस्था कर ले। इनमें पूंजीगत व्यय शामिल है जिनकी व्यवस्था करनी होगी। इस प्रावधान से यह भी स्पष्ट है कि लाभांश वितरण से पूर्व स्वीकृत प्रतिभूतियों के मूल्य में अपकर्ष के कारण होने वाली हानियों को अपलिखित करना जरूरी नहीं है। और भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1956 की धारा 205, 206 एवं 207 भी लागू होती है, इसलिए इनकी पालना करना भी जरूरी है। अब बात करते हैं रक्षित फंड में हस्तांतरण, ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। धारा 17(1) के अनुसार प्रत्येक कंपनी को लाभांश की घोषणा करने से पूर्व लाभ हानि खाते में क्या करना होगा? लाभों का कम से कम 20% संचय फंड में स्थानांतरण करना या हस्तांतरण करना होगा। स्थानांतरण नहीं, हस्तांतरण। ये फिर है नगद कोषानुपात, CRR। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।